जय हिंद। आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि वित्तीय अधिकार की पुस्तिका 2012 भाग 1, उसमें यदि किसी आपकी विभागीय परीक्षा में और किसी परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है। इसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 है, ये 1 जनवरी 2013 से प्रभावी है और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में तो सभी विभागवार पूरी शक्तियाँ दी गई हैं दूसरे भाग में, और पहले भाग में 9 खंड हैं और 4 परिशिष्ट हैं। और पहले भाग में कार्यों के अनुरूप वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। हमने पहले भी ये अध्ययन किया था कि खंड 1 के बारे में कि प्रशासनिक शक्तियाँ किस अधिकारी की नियुक्ति के लिए किस विभाग को दी गई हैं। अभी हम ये देखते हैं कि उसको लिखने का तरीका क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया हुआ है उसी तरीके से लिखना है। इसमें अगर किसी अधिकारी को विभागाध्यक्ष घोषित करना है तो पूर्ण शक्तियाँ हैं प्रशासनिक विभाग को, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से परामर्श के बाद में। उसी प्रकार किसी अधिकारी को कार्यालय प्रमुख घोषित करना है तो भी प्रशासनिक विभाग को पूर्ण शक्तियाँ हैं। किसी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी घोषित करना है, प्रशासनिक विभाग को पूर्ण शक्तियाँ। अगर वर्तमान में निर्मित शासकीय भवन हैं उनमें कोई लघु कार्य करवाने हैं, छोटे मोटे काम करवाने हैं और उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है तो विभागाध्यक्ष HOD पूर्ण शक्तियाँ। कलेक्टर को शक्तियाँ हैं 75,000 रुपये प्रति भवन। किसी अधिकारी को यदि आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करना है तो विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ हैं, लेकिन प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिकारी को कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाना चाहिए और आयुक्त कोष एवं लेखा की पूर्व सहमति इसमें आवश्यक होगी। कलेक्टर को 6 माह की अवधि तक के लिए इसमें अधिकार है किसी अधिकारी को DDO डिक्लेयर करने का, लेकिन ऐसा आकस्मिक स्थिति में ही अधिकतम 6 माह के लिए किया जा सकेगा। गुप्त सेवा व्यय का हम देखते हैं कि गुप्त सेवा व्यय पर अगर कोई सैंक्शन देनी है तो कार्यालय प्रमुख को इसमें पूर्ण शक्तियाँ हैं। कई बार परीक्षा में ऐसा भी पूछा गया है कि गुप्त सेवा व्यय राशि रुपये 1,000, तो यदि ऐसा भी पूछा जाता है तब भी हमको कार्यालय प्रमुख ही लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियाँ हैं। अगर उनके पास बजट प्रावधान अवेलेबल हैं तो इसमें राशि की कोई ऐसी सीमा नहीं है, और यही इसमें बिंदु 6 में दर्शाया गया है। अब स्वीकृत पदों को समाप्त करने का अधिकार भी प्रशासकीय विभाग के पास है, पूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं प्रशासकीय विभाग को। आगे हम पढ़ेंगे खंड 2 के बारे में, जिसमें दावे, अग्रिम, बकाया दावे, भुगतान की वापसी, पुनर्भुगतान और प्रतिपूर्ति के बारे में दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि यदि कालातीत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हैं उनको प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार पूछा जाता है तो कार्यालय प्रमुख को इसमें पूर्ण शक्तियाँ हैं। हम जानते हैं कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के जो दावे हैं वो 6 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जो कैश मेमो की दिनांक है, दवाएं खरीदने का दिनांक है उससे। परंतु कभी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो शासकीय सेवा के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। यदि इसमें समय अधिक लगता है तो फिर कार्यालय प्रमुख को दोष मार्जन के अधिकार दिए गए हैं। अगर समय बाधित भी हो जाता है तो वो इसमें शिथिलता दे सकते हैं यदि उचित समझते हैं तो। आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि अधिक अथवा त्रुटिपूर्ण जमा राशियों की वापसी के लिए स्वीकृति देना। इसमें भी कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं और शर्तें इसमें यह है कि हर दावा प्रकरण के साथ मूल जमा संलग्न होना चाहिए और भुगतान न होने संबंधी कोषालय का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दावे को जो हम चाह रहे हैं वापसी, वो 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत होना चाहिए जब हमने जमा किया है उससे। जमा से 1 साल के भीतर ही वापसी का दावा होना चाहिए और यह भी मान्य और स्थापित होना चाहिए कि यह जो राशि है वो त्रुटिपूर्ण जमा हो गई थी या अधिक जमा हो गई थी, मतलब वास्तव में इसका भुगतान वापस किया जाने योग्य है या नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं शासकीय सेवकों को अग्रिम की स्वीकृति करना। तो मकान या प्लॉट खरीदने के लिए, निवास के उद्देश्य से मकान निर्माण करना, परिवर्तन करना, परिवर्धन करना, कोई मरम्मत करना, मोटर का क्रय करना या कंप्यूटर क्रय करना, तो इसके लिए विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। और शासकीय सेवकों को अग्रिम की स्वीकृति फिर से आता है जिसमें कुछ अलग टॉपिक हैं, जैसे त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, स्थानांतरण पर यात्रा या वेतन अग्रिम। तो कार्यालय प्रमुख इसके लिए सक्षम प्राधिकार रखते हैं और उनको पूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। शासकीय सेवकों को यदि यात्रा अग्रिम दिया जाना होता है
तो भी कार्यालय प्रमुख उसमें सक्षम अधिकारी हैं, उनके स्वयं के प्रकरण में जहाँ आएगा वो पूर्ण अधिकार। यदि वह प्रति हस्ताक्षर करता है इसमें तो फिर नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर पर। दूसरा अग्रिम जब भी पहला अग्रिम पूर्ण समायोजित हो जाएगा तभी दिया जाएगा, और अग्रिम वास्तविक व्यय तथा लागू यात्रा भत्ता नियमों की पात्रता तक ही सीमित होगा। जितनी पात्रता आती है उसके बराबर ही दिया जा सकता है अधिकतम, अन्यथा उससे कम दिया जा सकता है। अगला हम ये पढ़ते हैं कि न्यायालयीन प्रकरणों हेतु जिसमें शासन एक पक्ष होगा उसके लिए अग्रिम देना। तो इसमें कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं, और जहाँ ऐसी स्थिति बनती है कि जो वर्तमान राशि है यदि वो अपर्याप्त होती है तो फिर इसमें विधि विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगी। अगला बिंदु हमारा है चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति करने का अधिकार। तो यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करना है तो हम अलग अलग परिपत्रों में पढ़ चुके हैं इसको पहले भी, कि विभागाध्यक्ष को इसमें पूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं जो अनुमानित व्यय है उसका 80% तक, और ये पहले से प्राकलित होगा। इसकी शर्तें हम 1994 के परिपत्र में पढ़ चुके हैं। खंड 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आवर्ती आकस्मिक व्यय की स्वीकृति के बारे में दिया गया है। इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे प्रशासकीय विभाग को भी पूर्ण शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ कहाँ सीमित होंगी या उनका क्या विस्तार होगा ये परिशिष्ट 1A में जो तालिका दी गई है उसके अनुसार प्रशासकीय विभाग को पूर्ण शक्तियाँ होंगी।